बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कन्बल क्लासेज में। तो आज हम पढ़ रहे हैं लर्न वेल सोशल साइंस के जियोग्राफी पार्ट का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, और इससे पहले हमने इसके पिछले जो चैप्टर्स है वो सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने देखना है वो वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ पे जाके जो आपके एसएसटी पार्ट है उसके सारे वीडियोज वॉच कर सकते हो। जैसा कि चैप्टर का नाम है, हम इसमें वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, विंड्स है, प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए वीडियो को। देखो, वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म में होती है, जबकि वेदर जो होता है वो किसी प्लेस के एक एटमॉस्फेयर को स्टेट करता है ओवर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे आज का दिन कैसा है, क्लाउडी है, तो वो हमारा होगा वेदर। या फिर ठीक है, और क्लाइमेट जो होता है एक लॉन्ग पीरियड को डिनोट करता है, लॉन्ग पीरियड के टर्म के लिए यूज हम करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड द एवरेज ऑफ वेदर, यानी कि वेदर का एवरेज होता है काफ़ी दिनों के लिए। ठीक है, प्रिवेलिंग इन ए प्लेस लॉन्ग ओवर टाइम, यानी किसी भी प्लेस का लंबे समय से जो सीक्वेंस होता है। जैसे हमारे जो सीजन्स होते हैं, विंटर है और समर है, ठीक है, तो वो हमारा क्लाइमेट है। अबाउट 35 ईयर, यानी कि 35 ईयर्स से जो है किसी प्लेस का कैसा मौसम है, तो वो उसका क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, और वेदर जो है डे बाई डे चेंज होता है। तो हम पढ़ते हैं वेदर के फैक्टर्स या वेदर के एलिमेंट। तो वेदर के एलिमेंट में आता है एक तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, और विंड्स, यानी कि विंड्स की डायरेक्शन कैसी है, विंड्स का फॉर्मेशन कैसा है। तो ये जो होते हैं वेदर के एलिमेंट होते हैं, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि वेदर जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, मतलब एक लंबे समय से किसी पर्टिकुलर प्लेस का क्या मौसम है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, तो वो उसका क्लाइमेट होता है। अभी हम पहले जो फैक्टर है उसकी बात कर लेते हैं, वो है टेम्परेचर। तो देखो, टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर का, वो हम मेजरमेंट करते हैं उसके वार्म से, यानी कि वो कितना गर्म है, कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, तो वो वहाँ का टेम्परेचर होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ की जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स में कितना टेम्परेचर है, कितना वो हॉट है, कितना वो गर्म है। आगे डिफरेंस दे रखा है, तो देखो वेदर और क्लाइमेट में, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वेदर स्टेट द एटमॉस्फेरिक ओवर ए स्मॉल एरिया, यानी कि स्मॉल एरिया और शॉर्ट टाइम के लिए वेदर को डिनोट किया जाता है। हर जगह का वेदर जो होता है वो चेंज होता रहता है डे बाई डे। और क्लाइमेट स्टेट वेदर ओवर ए लार्ज एरिया, क्लाइमेट जो होता है वो लार्ज एरिया के लिए होता है, और लार्ज मतलब लॉन्ग टाइम के लिए भी होता है। तो ये तो इनमें मेन डिफरेंस है। आगे हम पढ़ लेते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में। बात करें वेदर के, तो वो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर और विंड, ये तीन इसके मेन फैक्टर्स होते हैं वेदर के। ठीक है, और अगर हम क्लाइमेट के बारे में बात करें, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स तो होते हैं बट इंक्लूड ओनली एग्रीगेट कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब यही चीज़ें होती हैं इसमें भी। एलिमेंट में टेम्परेचर, प्रेशर और विंड्स होती है, बट लंबे समय के लिए होती है। जैसे मान लीजिए बहुत लॉन्ग टर्म से, यानी लॉन्ग टाइम से किसी प्लेस का एटमॉस्फेयर कैसा है, कितने दिन यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है। जैसे सर्दियाँ पड़ती है तो टेम्परेचर डाउन होता है, समर्स में टेम्परेचर हाई होता है, तो वो बहुत वहाँ का क्लाइमेट होता है।
अगला डिफरेंस है ए स्मॉल चेंज इन एनी ऑफ एलिमेंट माई चेंज द वेदर, यानी कि अगर इन 3 एलिमेंट्स में से थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए तो वेदर चेंज हो जाता है। मान लीजिए टेम्परेचर है, आज का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और कल का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो भी वेदर चेंज हो जाता है, या घट जाता है तो भी वेदर चेंज हो जाता है। मतलब किसी भी एक एलिमेंट के थोड़े से भी चेंजेस से वेदर जो है चेंज हो जाता है। जबकि क्लाइमेट में हम पढ़ते हैं स्मॉल चेंजेस ओवर शॉर्ट पीरियड डू नॉट अफेक्ट क्लाइमेट, यानी कि अगर थोड़े समय के लिए कोई भी चेंजेस होता है तो वो क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता। जैसे सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में हमें पता है टेम्परेचर डाउन होता है, बट किसी दिन जो है टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाता है तो डज नॉट मैटर, ठीक है, क्योंकि वो एक क्लाइमेट है, ठीक है, और उसमें शॉर्ट टाइम के लिए चेंजेस जो होते हैं वो अफेक्ट नहीं करते क्लाइमेट को, जबकि वेदर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वेदर तो रोज़ का ही होता है, डे बाय डे होता है। आगे है वेदर में भी कोल्ड, हॉट और सनी, ठीक है, ये वेदर हो सकते हैं पर्टिकुलर सीजन यानी सीजन के अकॉर्डिंग। और जबकि क्लाइमेट जो होता है वो डिवाइड इनटू सेवरल क्लाइमेट जोन्स, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। क्लाइमेट को जोन्स में डिवाइड किया गया है। आगे है इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन्स होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। इंसोलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन, सोल और एक्शन। इन मतलब इनकमिंग, सोल मतलब सोलर और एक्शन मतलब रेडिएशन, मतलब सोलर रेडिएशन कितनी इनकमिंग आ रही है, ठीक है, सन से कितनी लाइट हमें मिल रही है, वो होता है आपका इंसोलेशन, ठीक है। सन जो होता है ऑल डायरेक्शन में हीट को रेडिएट करता है और इसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। अर्थ रिसीव ओनली 2 बिलियन पार्ट्स ऑफ द हीट, यानी कि सिर्फ 2% पार्ट ही हमारी 2 बिलियन पार्ट्स जो होता है वो हीट को हमारी अर्थ जो है वो रिसीव करती है सन से, एंड इसे हम बोलते हैं सोलर हीट या फिर सोलर एनर्जी, ठीक है। हॉरिजेंटली इट डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, और अर्थ सरफेस पे इक्वेटर और पोल्स के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे हमारी अर्थ है, हमें पता है कि ये बीच में हमारा इक्वेटर होता है और इधर हमारा दोनों सिरों पे क्या होता है, पोल होता है। तो पोल्स में जो होती है सनलाइट वो डिक्रीज हो जाती है, इवनली जीरो भी हो जाती है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे हीटिंग ऑफ द एटमोस्फेरिक, यानी कि ये हमारा अर्थ का डायग्राम है, हम इसको समझते हैं। तो देखो ये जो बीच वाला पार्ट होता है 0 डिग्री, ये होता है हमारा इक्वेटर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होती है सनलाइट होती है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो होती है वो डायरेक्टली फॉल होती है, ठीक है। फिर स्लैंट हो जाती है सनलाइट, मतलब धीरे 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 हम जब इधर से इधर जाएंगे, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो सनलाइट बहुत कम हो जाती है। ऐसे ही हम इधर साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो भी सनलाइट कम हो जाती है, और लास्ट में जो साउथ पोल होता है यहाँ पे और नॉर्थ पोल होता है यहाँ पे, बिल्कुल सनलाइट जीरो हो जाती है। कहने का मतलब कि यहाँ पर सनलाइट बहुत कम होती है, इसलिए इनको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, ठीक है। ये फ्रीज रहते हैं, मतलब यहाँ पर हमेशा आइस रहती है, ठीक है। साउथ पोल में जो होता है हमारा अंटार्कटिका जो सर्कल होता है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, और नॉर्थ पोल में हमारा आर्कटिक महाद्वीप होता है जो कि पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बर्फ़ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है हमारा इक्वेटर पर। इक्वेटर के इधर जो होता है ये नॉर्थ पार्ट होता है तो हम इसको नॉर्थ टॉररिड जोन बोलते हैं, इधर साउथ पार्ट होता है तो इसको साउथ टॉररिड जोन बोलते हैं। टॉररिड जोन वो होता है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, और टेम्परेचर जोन वो होता है जहाँ पर टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, ठीक है। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है और ये इधर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा समझ लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारा जो पॉइंट है हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखो एटमॉस्फेयर जो हीट होता है, जैसे वो 3 तरह के प्रोसेस से होता है, जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा है, कन्वेक्शन, कंडक्शन होता है, रेडिएशन, ठीक है। तीनों ही मेथड हमारे होते हैं। मान लीजिए कि 100 यूनिट में से मान 100 यूनिट में से जो 51 यूनिट्स जो होती है वो हमारे अर्थ सरफेस को रिसीव होती है, बाकी की जो 49 यूनिट्स है, ठीक है, वो जो होती है रिफ्लेक्टेड हो जाती है, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मान लीजिए सन से 100 यूनिट आएगी, सन से 100 यूनिट आएगी तो 100 यूनिट में से हमारी 51 यूनिट जो है अर्थ सरफेस पे आ जाएगी, बाकी की जो है बीच में ही रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, क्लियर। और द 51 यूनिट्स रिसीव बाय अर्थ एंड द सरफेस रेडिएट बैक टू बी स्पेस थ्रू द कंडक्शन, और हीट पर जो सनलाइट आती है वो भी कंडक्शन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा जो है
ठीक है। एटमॉस्फेयर में यूज कर ली जाती है। एंड दिस हीट रेडिएट बाय द अर्थ बैक टू द एटमॉस्फेयर, और जो ये हीट होती है ना वो अर्थ सरफेस वापस क्या कर देता है, इसको भी रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। एंड एटमॉस्फेरिक गेट्स हीटेड बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो अर्थ सरफेस जो हीटेड होता है, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अर्थ सरफेस जो हीटेड होता है यानी कि एटमॉस्फेयर जो हीटेड होता है वो रिफ्लेक्टेड रेज के कारण होता है। मान लीजिए सन से लाइट आ गई अर्थ सरफेस पे, ठीक है, मान लिया, लेकिन वो लाइट जो है यहाँ पर आ गई और यहाँ से दोबारा वापस जाएगी। ठीक है, वापस जो है ऊपर की तरफ जाती है तो जाके हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीटेड होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड से, तो इसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, वैसे भी हमारी 100 में से पूरी जो यूनिट्स है वो तो आ ही नहीं रही, क्योंकि कुछ पार्ट जो होता है वो तो क्लाइमेट में एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी का 50 यूनिट्स आती हैं, वो 50 यूनिट्स भी यहाँ पे आके वापस रिफ्लेक्टेड हो जाती है, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। टेम्परेचर जोन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये वाला जो जोन होता है ये टेम्परेचर जोन होता है। टेम्परेचर जोन पे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है टॉरिड में होता है, मतलब ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखो, अर्थ सरफेस डिवाइड 3 टेम्परेचर जोन ऑफ द हीट, एक तो टॉरिड है और टेम्परेचर है और एक फ्रीज है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है टॉरिड पे, फिर उससे कम होता है टेम्परेचर पे, और जो सबसे कम होता है मतलब फ्रीज पे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ये होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड द एक्सट्रीम क्लाइमेट। इक्वल का मतलब देखो, इक्वल क्लाइमेट क्या होता है, पैलेस नियर द सी कोस्ट हैव इक्वल क्लाइमेट, मतलब जो पैलेस सी के पास होते हैं, समुद्र के पास होते हैं, वहाँ पर हमेशा इक्वल क्लाइमेट्स होता है, वहाँ पर क्लाइमेट जो है चेंज नहीं होता है। एक्सट्रीम जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, वो सी से दूर होता है, मतलब ऐसे पैलेस जो कि समुद्र से बहुत दूर है वहाँ पर एक्सट्रीम जो है क्लाइमेट होता है, पहली बात तो। ठीक है, जैसे हमारा राजस्थान है समुद्र से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है और यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, जैसा कि आप जानते हो। समर्स आर नॉट वेरी हॉट, देखो इक्वल क्लाइमेट क्या होता है, पहली बात मैंने बता दिया, जो समुद्र के पास है, जैसे मुंबई के पास समुद्र है तो वो वहाँ पर इक्वल क्लाइमेट होगा। ठीक है, और कटक जो मतलब उड़ीसा में भी काफ़ी जो है कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पर इक्वल क्लाइमेट होगा। चेन्नई में इक्वल क्लाइमेट होगा, क्योंकि चेन्नई जो है वो भी समुद्र के टच होता है। ठीक है, तो इक्वल क्लाइमेट में ना तो गर्मी ज़्यादा तेज़ पड़ती है ना सर्दी ज़्यादा तेज़ पड़ती है, यानी कि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, यानी कि वहाँ पर वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, किसमें, इक्वल क्लाइमेट में। जबकि एक्सट्रीम क्लाइमेट जो होता है वो सी लेवल से दूर होता है, मतलब समुद्र जिनके पास नहीं होता है ऐसे एरियाज में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वहाँ पर जो है गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, मतलब गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सर्दी में टेम्परेचर डाउन भी होता है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम क्लाइमेट हो गया और इक्वल क्लाइमेट हो गया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिन एरियाज में समुद्र आसपास होता है वहाँ पर इक्वल क्लाइमेट होता है, वहाँ पर ना तो सर्दी ज़्यादा पड़ती है ना गर्मी ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होता, यानी टेम्परेचर मेंटेन होता है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे अनइवन होता है, मतलब चेंज होता रहता है टेम्परेचर। आगे हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो देखो, पहला है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, जैसे अर्थ फेसेज द सन इन द इंक्लिनेंट पोजीशन रिवॉल्व द ऑर्बिट, यानी कि हमारी अर्थ सरफेस जो होती है वो रिवॉल्व करती है, इसके कारण जो होता है टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। टू इम्पोर्टेंट फिनोमिना टेक प्लेस, पहला देखो प्लेस नियर ऑन इक्वेटर, यानी इक्वेटर के जो पास जो स्थान है, ठीक है, वो मैंने बताया है सबसे ज़्यादा जो है हीट को रिसीव करता है, और इक्वेटर से जो दूर है वो हीट को बहुत कम रिसीव करता है। ठीक है, एक तो ये है। सेकंड है ड्यूरेशन डे नाइट, मतलब रात और दिन में भी टेम्परेचर जो है वेरी करता है। ठीक है, कैसे, जो इक्वेटर्स टुवर्ड्स पोल एंड लॉन्गर डे द हॉटर इज द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर डे इन समर एंड लॉन्ग, कहने का मतलब है कि जो हमारा डे और नाइट का टेम्परेचर है वो भी अलग अलग होता है। आगे है, ये तो हो गया लैटिट्यूड के बाद, अब हम पढ़ते हैं एल्टीट्यूड के बाद। एल्टीट्यूड भी हमारे टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, यानी कि अगर हम हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है,
अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है, एंड अगर हम अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये होता है एल्टीट्यूड। दैट इज़ वाई इट इज़ कूलर एंड द टॉप ऑफ द माउंटेन्स दैट एट द बॉटम। यानी कि अगर हम माउंटेन के टॉप में चढ़ जाएंगे, माउंटेन के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर हमें कूल फील होगा, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे डाउन होगा। मतलब हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर डाउन होता है, और नीचे अगर आएंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे शिमला, शिमला ठंडा क्यों होता है, मतलब शिमला में कूलिंग क्यों है, क्योंकि शिमला जो होता है हाइट पे है। शिमला है, अम्बाला है, बिकॉज लोकेटेड एट द टॉप, यानी कि ये टॉप पे होते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, आगे है एक डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि ये भी मतलब कोई भी प्लेस समुद्र से कितना दूर है ये भी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जो प्लेसेज समुद्र के पास है यानी कि सी एरिया के पास है वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, मैंने जैसे कि बताया है। लैंड्स हीट अप बाय कूलिंग डाउन मोर क्विकली एंड वाटर बॉडीज, यानी कि जो ज़मीन होती है, ठीक है, वो जल्दी ही तो गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। ठीक है, जबकि वाटर बॉडीज जो होती है वो गर्म होने में भी टाइम लेती है और ठंडी होने में भी टाइम लेती है। ये फ़र्क होता है दोनों में। दैट इज़ वाई मुंबई और अरेबियन सी कोस्ट इज कूलर एंड समर देन द दिल्ली। यानी कि अगर हम मुंबई और दिल्ली की बात करें तो मुंबई का जो एटमॉस्फेयर होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो समुद्र के पास है। ठीक है, वहाँ का लैंड हीट अप लेट होगा और ठंडा भी लेट होगा, जबकि दिल्ली एक लैंड एरिया है और लैंड एरिया में जल्दी ही तो गर्मी एब्जॉर्ब होगी, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी, और फिर इतना ही टाइम जो है उसको ठंडा होने में लगेगा। पिछलाई अवे फ्रॉम द सी, क्योंकि दिल्ली जो है सी से बहुत दूर है। ठीक है, दिल्ली के आसपास कोई सी नहीं है। तो पैलेस नियर द सी हैव इक्वल क्लाइमेट। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जो समुद्र के आसपास के प्लेस हैं वहाँ पर क्लाइमेट इक्वल रहता है, एंड जो समुद्र से दूर हैं वहाँ पर क्लाइमेट जो होता है एक्सट्रीम होता है, यानी वहाँ पर चेंज होता रहता है। समर्स भी ज़्यादा होती हैं वहाँ पर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है। सेकंड बात विंड्स है। विंड्स भी जो है हमारे टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। कैसे? देखो, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम वार्मर रीजन राइज द टेम्परेचर एंड द ब्लो फ्रॉम द कोल्डर रीजन लोअर द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी लोअर ऑफ द समर टेम्परेचर एंड द राइज विंटर। देखो, यानी कि विंड्स जो होती है, मान लीजिए किसी एरिया है वहाँ पर जो है समर सीज़न चल रहा है या फिर हॉट टाइम चल रहा है, तो वहाँ की रेज जो है इधर आती हैं तो वो ज़्यादा हीट को लेके आती हैं। ठीक है, तो वो जो अदर जो एरिया है वहाँ पर भी जो है क्लाइमेट को चेंज करती है। अगर मान लीजिए समुद्र के पास हमारा कोई एरिया है तो वो वहाँ पे से जो विंड्स आएंगी, ठीक है, वो समुद्र मतलब कोल्ड विंड्स आएंगी, तो वहाँ का एरिया जो होता है वो कोल्ड होता है, इट मीन्स मेंटेन रहता है। तो विंड्स भी हमारे टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है ओशन करेंट्स भी टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। कैसे? ठीक है, अभी मैंने बता चुका हूँ, यही आएगा इसमें, विंड्स वाला ही आएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन्स की डायरेक्शन भी विंड्स टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। देखो, जैसे हिमालय है, ठीक है, विच लाई इन द ईस्ट। हिमालय जो होता है ईस्ट वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में होता है, एंड प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम द कमिंग ऑफ द नॉर्थ एंड द इंडिया। मतलब नॉर्थ से जो ठंडी हवाएं आती है वो हिमालय उनको क्या करता है, रोकता है, और वहाँ के क्लाइमेट को बार बनाए रखता है। तो यानी कि माउंटेन्स की डायरेक्शन भी एक तरह से हमारी टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है एसेप्ट। जैसे साउथ फेसिंग स्लोप इज नॉर्थन हेमिस्फीयर रिसीव डायरेक्ट सनशाइन, यानी कि साउथ वाला जो पार्ट होता है वो डायरेक्ट सनशाइन को रिसीव करता है और वहाँ के क्लाइमेट को वार्मर करता है, यानी कि गर्म करता है। ठीक है, ऐसा। तो ये जो कुछ फैक्टर्स थे जो कि हमारी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर इनकी वजह से अफेक्ट होता है, और इनकी वजह से अफेक्ट होकर कोई प्लेसेस कोल्ड होता है और कोई प्लेसेस वार्मर होता है। आगे हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को जो मेज़र करते हैं हम, ठीक है, वो हम एक थर्मोमीटर से करते हैं, जैसा कि हम साइंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ये टेम्परेचर को मेज़र करता है, और इसको डिस्कवर किया था, यानी कि इसको इन्वेंट किया था गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने थर्मोमीटर को इन्वेंट किया था। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है और ये किसी भी चीज़ के जो टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। अब टेम्परेचर को मेज़र करने की हमने 3 यूनिट जो कि साइंस में पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, एक तो सेल्सियस होती है, एक फ़ारेनहाइट होती है, और एक केल्विन होती है। ठीक है, इंडिया में हम सेल्सियस को यूज़ करते हैं, जबकि कुछ कंट्रीज़ होती है वहाँ पर फ़ारेनहाइट को यूज़ किया जाता है, जैसे अमेरिका है ना, और बाकी की कंट्रीज़ में फ़ारेनहाइट को यूज़ किया जाता है। केल्विन जो होती है, ठीक है, वो लेबोरेटरी के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि लैब्स में केल्विन को यूज़ किया जाता है। ठीक है,
अगर हम बात करें सेल्सियस की, तो सेल्सियस जो होता है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, पानी फ्रीज हो जाएगा, वाटर फ्रीज हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर अगर हम पानी को देते हैं तो वो पानी जो है बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इंडिया में हम सेल्सियस यूज करते हैं। आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना रहता है। ये देखो, ए मिक्सचर ऑफ सर्वल गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड हैज वेट, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेज होती हैं और उनमें कुछ वेट होता है। इन इट्स वर्टिकल कंपोजिशन एयर इज फाउंड इन लेयर्स एंड कॉलम्स ऑफ एयर एक्स्ट्रा वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो हमारी एयर होती है वो भी एक तरह से लेयर्स में चलती है, ठीक है। और वो हमारे अर्थ सरफेस पर क्या है, एक तरह से वेट अप्लाई करती है, यानी कि प्रेशर अप्लाई करती है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। वी डू नॉट रिसीव द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ वेट ऑफ एयर इंक्लूड इन साइड द आवर बॉडी। हम जो है ये क्या बोलते हैं, एयर के वेट को हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। प्रिजर्व हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी एयर है, ठीक है। तो हमें एयर का वेट नहीं लगता, बाकी एयर में वेट होता है, ठीक है। तो जो एयर में जो वेट होता है वही एयर प्रेशर होता है एक तरह से, ठीक है। आगे हम फैक्टर पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो आप फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो, जैसे हमने टेम्परेचर को पढ़े थे, टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ऐसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो पहले देखो, एक तो टेम्परेचर होता है, जैसे वार्म एरिया इज लाइटर देन कूल एरिया, यानी कि जो वार्म एरिया होगा वो लाइट होगा कूल के बजाय। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एयर एक्सटर्न ऑन हीटिंग एंड ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस राइजिंग ऑफ वार्स, एयर जो होती है हीट को लेके एक्सपेंड होती है, मतलब फैलती है, ठीक है। और अदर हैंड अगर ठंडी हवाएं होंगी तो वो कांटेक्ट होंगी, मतलब सिकुड़ेंगी और उनमें वजन ज़्यादा होगा, ठीक है। ड्राई एयर होती है ना समर्स में, तो उसमें वजन कम होता है, यानी कि वेट कम होता है और वो एक्सटेंड भी करती है, ठीक है। सो एंड सेकंड है वाटर वेपर। देखो वाटर वेपर होती है, यानी कि वाटर एयर में जो वाटर प्रेजेंस होता है वो होता है अमाउंट ऑफ, वो होता है वाटर वेपर। तो तब वो, ठीक है, तो जिसमें वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो जो वहाँ पर वो एयर जो है उसमें वेट ज़्यादा होगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा। वाटर एयर की क्वांटिटी अगर कम होगी तो प्रेशर कम होगा। तो वाटर वेपर भी एक फैक्टर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। आगे हम एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो एल्टीट्यूड इज द मेन फैक्टर ऑफ द प्रेशर बिकॉज ऑफ, अगर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, अगर हम ऊपर जाएंगे मतलब अगर हमारी हाइट इंक्रीज होगी तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर तो घटता है, साथ ही साथ वहाँ पर प्रेशर भी घटता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट, मतलब हाइट इंक्रीज होगी तो जैसे माउंटेन्स वगैरह होती है तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इट इज़ हाइस्ट एट द सी लेवल एंड आउट डिक्रीज ऑफ पार्ट्स एट द डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज, यानी कि सी लेवल पर ये सबसे अधिकतम होता है एयर जो प्रेशर होता है वो। और सी लेवल से अगर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है। आगे हम मेजरमेंट की बात कर लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे हमने अब टेम्परेचर के बारे में बात की, तो टेम्परेचर को हम सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन में मेजर करते थे और हमारे इंडिया में सेल्सियस में मेजर करते हैं। बाकी की अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फॉरेनहाइट में मेजर करते हैं और केल्विन को हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, लैब्स में, ठीक है। बहुत एक्यूरेसी के लिए, अगर टेम्परेचर को एक्यूरेसी के साथ मेजर करना है तो केल्विन को हम लैब्स में यूज करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको हम मिलीबार्स में यूज करते हैं, यानी कि एम बी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिव्स राइज टू बी विंड सिस्टम ऑफ द अर्थ, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो हमारे अर्थ सरफेस होता है उस पर अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की जो है विंड्स जो होती है वो फ्लो होती है, पहली बात तो। सेकेंड है चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंस द वेदर, और मौसम जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो है चेंज हो जाता है। सेकेंड है वेदर ऑफ एन एरिया कैन बी
फोरकास्ट बाय द स्टडिंग ऑफ द चेंज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी किसी भी जगह का जो वेदर है वो किस प्रकार से डिपेंड होता है। अगर वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है तो वेदर भी चेंज हो जाता है। यानी कि वेदर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे ही डिपेंड होता है। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो वेदर भी चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है एटमॉस्फेरिक तो वेदर भी चेंज होता है। अब हम पढ़ते लेते हैं एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स के बारे में। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बेल्ट्स क्या है, तो एक तो होती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो होते हैं 10 डिग्री टू 15 डिग्री नॉर्थन, ठीक है। यानी कि नॉर्थ पार्ट में 10 से लेके 15 डिग्री जो होता है वो वाला जो एरिया होता है वहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है। देखो, टू प्रेशर बेल्ट्स कन्वर्ज एट द इक्वेटर, दिस इज एन एरिया ऑफ द हाई टेम्परेचर। ये रहा, ये वाला पार्ट जो होता है ये हाई टेम्परेचर का एरिया होता है ये, ठीक है। और इधर भी हाई टेम्परेचर एरिया होता है, तो इनके बीच में जो ये बन रही है ये होती है इक्विलेटरल लो टेम्परेचर, ठीक है। द एयर इन दिस बेल्ट राइज अप एंड क्रिएट ए काम बेड जोन, यानी कि यहाँ की एयर राइज होती है और काम वेट जोन एक तरह से बनाती है, इसे हम बोलते हैं डोल ड्रम्स, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है बीच वाला इक्वेटर वाला ये डोल ड्रम होता है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। आगे है सब ट्रॉपिकल, यानी कि हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि 30 डिग्री से लेकर 35 नॉर्थ तक बनती है, ठीक है। एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको कहाँ बनती है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर पर आसपास बनती है ये देखो, ये 30 से लेकर 35 नॉर्थ में बनती है, ये वाली जो दिख रही है आप, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। ये वाली जो बेल्ट है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। एंड दिस बेल्ट इज जोन ऑफ द फीवेबल विंड्स नोन एज जोन ऑफ काम, यानी कि यहाँ पर जो फीवल्स होती है, विंड कम होती है। द एरिया राइज इन द इक्वेटोरियल बेल्ट डिफेक्ट टूवर्ड्स द ईस्ट टू बी कोलोरिज फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो हाई होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है कम हो जाता है। आगे है सब पोलर लो बेल्ट, जो 60 से 65 होती है, यानी कि पोलर रीजन में चली जाती है। देखो ये रहा, 60 से 65 के बीच में जाती है, तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, ठीक है। और एक लास्ट वाली जो होती है जिसमें हाई प्रेशर होता है वो होती है साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर, ठीक है, जो कि दोनों तरफ ही होती है। इधर देखो, एक मिनट, ठीक है, ये रहा हाई प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर। तो ये जो होती है फ्रीज पॉइंट होते हैं, ठीक है। और फ्रीज पॉइंट ये वाला नॉर्थ पार्ट होता है, आर्टिक होता है, आर्टिक रीजन। ये साउथ पार्ट होता है, अंटार्कटिक रीजन। यहाँ पर फ्रीज पॉइंट होती है, तो ये जो प्रेशर की जो होती है हाई प्रेशर बेल्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि यहाँ पर कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब पढ़ लेते हैं हम विंड्स के बारे में। तो देखो, विंड्स जो होती है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का, ठीक है। तो हम विंड्स को ऐसे डिफाइन करते हैं इजीली, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि एयर का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसे हम विंड्स कहते हैं। और ऑल विंड्स से रिजल्ट द अनइक्वल हीटिंग, और विंड्स से अनइक्वल हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर पर, क्योंकि हवा विंड्स जो होती है वो भी एक फैक्टर होता है हीटिंग का, इसलिए द ऑलवेज मूव हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब विंड जो होती है हमेशा हॉरिजॉन्टल मूव करती है पहली बात तो, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, ठीक है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड स्पीड इज जनरली ग्रेटर ओवर वाटर देन ऑन द लैंड, यानी कि विंड जो स्पीड होती है वो वाटर एरिया और लैंड एरिया के अकॉर्डिंग होती है। दिस इज बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट जस्ट यूजली स्टेपर इन द विंटर। अब देखो, विंड्स को हम उनके फ्लुएशन के हिसाब से नेम देते हैं, जैसे वेस्टर्ली विंड्स ब्लोज फ्रॉम द ईस्ट एंड द ईस्टर्ली ब्लोज फ्रॉम ईस्ट, मतलब ईस्ट पार्ट से जो वो चलेगी विंड्स उनको हम ईस्टर्ली बोलेंगे, और जो वेस्ट चलेगी उनको वेस्टर्ली बोलेंगे, ठीक है। अब विंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि टाइप ऑफ विंड्स, ठीक है। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर के कारण जो होती है विंड्स भी अलग अलग तरह की होती है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी विंड्स है वो 4 टाइप की है। एक तो प्लैनेटरी विंड्स, दूसरा है पीरियोडिक विंड्स, तीसरा है वेरिएबल विंड्स और चौथा है लोकल विंड्स। अब प्लैनेटरी विंड्स क्या होती है तो हम वो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। द ब्लोइंग
द विंड्स ब्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो एक ही डायरेक्शन में हवाएं चलती है पूरे साल, उन्हें हम बोलते हैं प्लेनेटरी विंड्स, ठीक है। और ये जो होती है वो परमानेंट होती है, क्योंकि ये पूरे साल भर एक ही डायरेक्शन में चलती है, ये चेंज नहीं होती है, इसलिए दे आर कॉल्ड प्लेनेटरी विंड्स बिकॉज दे ब्लो इन द ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब्स सिंस आवर अर्थ इज डिवाइड इनटू परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स एंड द विंड्स आल्सो फॉलो द पैटर्न, ठीक है। जैसे ट्रेड विंड्स और पोलर विंड्स, पोलर विंड्स जो होगी वो पोलर पार्ट में चलेगी, ट्रेड विंड्स होगी वो अलग पार्ट में चलेगी, ठीक है। अब इसका जो टाइप है ट्रेड विंड्स वो पढ़ लेते हैं हम। ट्रेड विंड जो होती है वो ट्रॉपिकल रीजन में चलती है। ट्रॉपिकल रीजन जो होता है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक होता है। तो इस मतलब प्लेस में या फिर इस पार्ट में जो हवाएं चलेगी वो ट्रेड विंड्स होगी। फिर बात करते हैं हम द वेस्टर्लाइज। तो वेस्टर्लाइज जो होती है, ठीक है, वो चलती है वेस्ट से, ठीक है। वेस्ट जो पार्ट है उससे वेस्टर्लाइज चलती है और ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक और साउथ तक ये चलती है, और बाकी की 60 से लेके 65 डिग्री नॉर्थ तक भी ये चलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं पोलर विंड्स। जो पोलर विंड्स होती है वो पोलर पार्ट में चलती है। पोलर पार्ट जो होता है वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर पोलर विंड्स जो चलती है। और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल जो होता है 60 to 65 डिग्री साउथ एंड 60 to 65 डिग्री नॉर्थ, इन दोनों में ही ये प्रेशर बेल्ट्स वो पोलर विंड्स चलती है। सेकेंड टाइप के जो विंड्स है वो है हमारे पीरियोडिक यानी कि सेकेंडरी विंड्स। पीरियोडिक जो होती है वो पीरियोडिक होती है, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए चलती है, फिर बाद में चेंज हो जाती है, तो वो पीरियोडिक विंड्स होती है। और जो परमानेंट होती है वो हमने ऊपर पढ़ ली है। पीरियोडिक विंड्स जो होती है दो टाइप की होती है, एक लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ठीक है। अब लैंड ब्रिज क्या होता है और सी ब्रिज क्या होता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझो अच्छे से, ठीक है। इन्हें हम मानसून जो है विंड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मानसून पर डिपेंड होती है, ठीक है। देखो, जो ज़मीन होती है यानी कि जो लैंड का पार्ट होता है वो जल्दी हीट होता है और जल्दी कूल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जबकि वाटर बॉडी जो होती है वो मतलब हीटेड होने में भी टाइम लेती है और कूलिंग होने में भी टाइम लगती है, ठीक है। देयरफॉर लैंड इज हॉटर देन द सी, इसलिए जो हमारा लैंड पार्ट होता है वो सी से हॉटर होता है, ठीक है, समर्स में, एंड कूलर देन द सी इन विंटर। ऑलरेडी नो दैट विंड्स ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर एरियाज टू बी लो प्रेशर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विंड जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही फॉलो होती है। एंड लैंड इज हॉटर देन द सी, और लैंड पार्ट जो होता है यानी ज़मीन वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादा गर्म होता है सी की तुलना में, मतलब सी के कंपेरिजन में। एंड ठीक है, डे टाइम में ये ज़्यादा गर्म होता है लैंड पार्ट समुद्र की तुलना में। एंड कूलर देन द सी ड्यूरिंग द नाइट, और रात में भी जो है लैंड पार्ट जल्दी ही ठंडा होता है, जबकि समुद्र का पार्ट जो होता है वो जल्दी ठंडा नहीं होता। देखो, दिन के समय में एयर ओवर द लैंड इज हीटेड, मतलब दिन के समय में जो लैंड है उसकी एयर जो है जल्दी गर्म होगी क्योंकि सनलाइट होगी इसलिए, एंड एक्सपेंड होगी और राइज अप होगी। दिस अट्रैक्ट कूलर्स एयर फ्रॉम द सी टू टेक इट्स प्लेस ऑन द लैंड एंड इट नोन एज द सी ब्रिज। तो इन्हें सी ब्रिज कहते हैं, क्योंकि लैंड सरफेस की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, तो गर्म होकर वो आगे एक्सटेंड होगी, मतलब जाएगी, और इसकी जगह जो है समुद्र की जो बीज है वो ठंडी होगी तो वो इसकी जगह लेगी। तो ये जो रोटेशन चलता है, ठीक है, मतलब लैंड की एयर जाती है और समुद्र की एयर आती है, इसको हम बोलते हैं सी ब्रिज, ठीक है। तो ये दिन में होता है, सी ब्रिज का टाइम जो होता है वो दिन में होता है, जबकि लैंड ब्रिज का टाइम जो होता है वो रात में होता है, ठीक है। और देखो रात के टाइम क्या होगा वो भी पढ़ लेते हैं। रात के टाइम जो है लैंड ब्रिज चलेगी कैसे, ड्यूरिंग द नाइट द सेम प्रोसेस इज रिवर्स, मतलब रात के समय में ये जो है सेम प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। कहने का मतलब लो प्रेशर कंडीशंस प्रिवेल्स ओवर सी एंड ओशंस एंड हाई प्रेशर इन द डेवलप ओवर लैंड, यानी कि समुद्र के पास लो प्रेशर होगा और लैंड के पास हाई प्रेशर होगा, तो जो एयर है स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लैंड टू सी, इट्स नोन एज लैंड ब्रिज, ठीक है। तो रात के समय में जो एयर है वो लैंड टू सी चलेगी, तो वो क्या होगा, लैंड ब्रिज होगी। और दिन के समय में सी टू लैंड चलेगी, क्या चलेगी, सी टू लैंड चलेगी, क्योंकि समुद्र की ठंडी होगी, तो ठंडी होगी तो वो गर्म की तरफ चलेगी।
तो ये जो होता है दिन के समय में वो आपका सी ब्रिज होता है और रात के समय में आपका लैंड ब्रिज होता है। आगे हम पढ़ लेते हैं, एक और टाइप है वो है मानसून विंड्स, ठीक है, जो पीरियडिक होती है। पीरियडिक का मतलब चेंज होती है, ठीक है, दिन में और रात में चेंज हो गई ना, इसलिए इनको पीरियडिक विंड्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो मानसून जो विंड्स है वो मानसून कम्स फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम, ठीक है, मौसम से मानसून डेराइव हुआ है और इसका मीन्स होता है विंड्स, पीरियडिक विंड्स टाइपिकली ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सम अदर कोस्टल एरियाज इन अफ्रीका ना, साउथ ईस्ट एशिया, साउथर्न पार्ट ऑफ नॉर्थन अमेरिका, इनमें जो है मानसून विंड चलती है जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही चलती है। अब हम पढ़ लेते हैं वेरिएबल विंड्स, जो कि वेरी करती है। सम विंड्स गो ऑन द चेंजिंग देयर डायरेक्शन एंड दस नॉट रेगुलर, मतलब ये जो होती है इन इवन होती है, रेगुलर नहीं होती है, कभी फिक्स नहीं होती। देयर डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट एंड डिपेंड ऑन द मोमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ सिस्टम, यानी कि इनकी डायरेक्शन जो होती है वो कभी कभी भी फिक्स नहीं होती है, ये वेरी करती है, चलती रहती है कुछ हवाएं, ठीक है, जैसे साइक्लोन्स है, एंटी साइक्लोन्स है, ठीक है। ये तो हम इनमें पढ़ लेते हैं, पहला साइक्लोन्स, ठीक है। तो साइक्लोन्स इज ए विंड सिस्टम वेयर लो प्रेशर सेंटर इज सराउंडिंग बाय द हाई प्रेशर एरिया, मतलब बीच में लो प्रेशर होता है और चारों तरफ हाई प्रेशर का एरिया होता है, इस पोजिशन को बोलते हैं साइक्लोन, ठीक है। दस द विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, तो हवाएं जो चलती है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। एंड ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड, और यहाँ पर जो होता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर की जो हवाएं होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है और वेलोसिटी में भी अंतर आ जाता है। सो यहाँ पर ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर साइक्लोन्स डिपेंड अपॉन द हीट जोन इन विच द ओरिजिनेट, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेचर साइक्लोन्स वो अपनी हीट पर डिपेंड करते हैं जहाँ से वो ओरिजिनेट होते हैं। जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट एंड हाई वेलोसिटी, ट्रॉपिकल जो साइलेंट साइक्लोन्स होते हैं वो वायलेंट होते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी, उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। साइक्लोन्स की अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा वायलेंट तरीके के होंगे। अब एंटी साइक्लोन पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। एंटी साइक्लोन क्या होता है? एन एंटी साइक्लोन इज विंड्स जो कि साइक्लोन के अपोजिट में चलती है, ठीक है, जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वो लो प्रेशर की तरफ चलती है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, दिस कॉज लाइट विंड्स, इससे देखो लाइटिंग होती है, एंड क्लियर वेदर एंड हाई टेम्परेचर इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स, ठीक है। तो ये एंटी साइक्लोन होती है। दोज डू नॉट कॉज रेन, इनसे कोई बरसात नहीं होती, ठीक है। लास्ट 2 days एंड द फेड अवे क्वाइटली, और ये ईजिली मतलब फेड हो जाती है। दिस ब्लो इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो है एंटी साइक्लोन्स वाली विंड्स जो है वो फॉलो होती है। अब पढ़ लेते हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स जो होती है, ठीक है, जो लोकल जो हवाएं चलती है अपने आसपास, ठीक है ना, हम लोकल विंड्स कहते हैं। एंड दे हैव लोकल नेम्स सच एज, जैसे कामसिन है, ठीक है, कामसिन जो कि इजिप्ट में इनको बोलते हैं और हम इंडिया में इनको लू बोलते हैं, ठीक है, जो गर्मियों में चलती है ना गर्म हवाएं, तो इंडिया में उनको लू बोलते हैं, ठीक है। और जो न्यूजीलैंड है उसमें उनको नोर बोलते हैं, ठीक है, जो गर्म हवाएं चलती है, तो वो लोकल विंड्स होती हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं प्रेसिपिटेशन। तो देखो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन एक कंडीशन होती है। कैसे? प्रेसिपिटेशन में देखो क्या होता है, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर राइज हाई इनटू द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म क्लाउड, यानी कि जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर चली जाती हैं, कहाँ, और ऊपर जाके जो है क्लाउड के फॉर्मेशन में जम जाती है। डूरिंग दिस मूवमेंट स्मॉल ड्रॉपलेट जॉइन टुगेदर टू ए बिगर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल, तो ये बूंदें जो होती है ऊपर जाके क्लाउड्स के फॉर्मेशन के रूप में जम जाती है और छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ा जो है आइस का क्रिस्टल बना लेती हैं, विच फॉल्स ऑन द अर्थ, जो कि बाद में अर्थ पे फॉल होता है एज ए रेनफॉल, यानी कि बरसात के रूप में, ठीक है। तो यानी कि जो बरसात बनती है ना वो एक तरह से प्रेसिपिटेशन के कारण ही होता है, ठीक है। अगर एपोपरेशन ना हो, नीचे से जो है समुद्र में से पानी एपोपरेट होता है तो छोटी छोटी बूंदें ऊपर जाके क्लाउड्स का फॉर्मेशन बनाती है और क्लाउड्स के फॉर्मेशन में जो बूंदें होती है वो एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होके और एक बिग क्रिस्टल बना लेती है और वो क्रिस्टल बाद में रेनफॉल के रूप में वापस आता है। इसे ही हम बोलते हैं
प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बिकॉज ऑफ इट गिव्स रेन एंड स्लो फॉल। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो हमारे मासिन राम में होती है, जो कि चेरापूंजी के पास है, ठीक है, और चेरापूंजी मेघालय के पास है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ जो प्रेसिपिटेशन है उनके टाइप है। एक तो रेन है। रेन क्या होती है? व्हेन वाटर वेपर कंडेंस अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स एंड दैट इवेंचुअली गेट टू बिग। मतलब वाटर वेपर जो होती है वो डस्ट पार्टिकल के अराउंड एक तरह से जम जाती है और बिग बन जाती है, तो वो क्लाउड की फॉर्मेशन के रूप में बन जाती है, और क्लाउड जो है वापस जो है एक तरह से रेन के रूप में नीचे आ जाता है। अगला जो प्रेसिपिटेशन का टाइप है वो है स्नो, ठीक है। स्नो जो भी स्नो फॉल्स ऑन द ग्राउंड फॉर्म ऑफ सॉफ्ट आइस के रूप में स्नोफॉल होती है, तो ये एक प्रेसिपिटेशन का ही टाइप है। अगला है हेल जो होती है वो भी एक आइस होती है जो कि राउंड शेप की होती है, और थंडरस्टॉर्म यानी क्लाउडिंग के टाइम जो होती है वो फॉल होती है। एक स्लीट है। स्लीट जो होती है वो भी आसमान से यानी स्काई से ही फॉल होती है, एंड when raindrops freeze into ice as they fall underground and they are called smaller mixed with rainwater, that is called sledge. अगला हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रेनफॉल, जिनमें पहला है हमारा ओरियोग्राफिक रेनफॉल। ओरियोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? देखो, व्हेन मॉइस्चर लेडन विंड फ्लोइंग फ्रॉम द सी स्ट्राइक अगेंस्ट द माउंटेन, यानी माउंटेन के कारण जो सी स्ट्राइक होती है उसके अकॉर्डिंग जो रेनफॉल होता है वो हमारा ओरियोग्राफिक रेनफॉल होता है। इट इज़ फोर्स टू राइज अप एंड द राइजिंग एयर कूल्स एंड कंडेंसेट टेक प्लेस रिजल्टिंग इन रेन। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड रिलीफ रेनफॉल और द ओरियोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। दूसरा जो होता है वो कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, एंड दिस ऑक्यू रिजल्ट ऑफ द हीटेड अर्थ सरफेस, यानी कि अगर अर्थ सरफेस हीटेड होता है तो जाके ये वाली कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। इसमें क्या होता है? वार्म अर्थ सरफेस जो होता है वो हीटेड होता है, एंड वो ऊपर जाके वाटर को कलेक्ट करता है, यानी कि सेचुरेटेड होता है। तो ये दोनों टाइप की जो है रेनफॉल होती है। एक होती है हमारी साइक्लिक जो रेनफॉल होती है वो होती है साइक्लिक जो रेनफॉल होती है वो साइक्लोन से जनरेट होती है। मतलब जब साइक्लोन्स आते हैं समुद्र में तो साइक्लिक रेनफॉल जनरेट होती है। ये जो यहाँ पर जो विंड्स की डायरेक्शन, वो विंड्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये मतलब ज़्यादा एक तरह से वॉलेंटेल होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे विंड्स का प्रेशर होता है, और रेनफॉल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों, ये तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर बटन क्लिक करें, क्योंकि वीडियो पे लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बनता है और आपके लिए और चैप्टर्स के वीडियोज हम लाते रहेंगे। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके जो SST पार्ट के जितने क्वेश्चन हैं उनका लिंक आपको एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे जो है SST पार्ट के क्वेश्चन हैं। हर सब्जेक्ट का अलग प्लेलिस्ट इस चैनल पर आपके लिए है। लालमेल साइंस हो या लालमेल SST हो, दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए